नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बिहार की राजधानी पटना में मेरी मौजूदगी है, लेकिन आपको बता दें राजधानी दिल्ली का सियासी तापमान काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के लिए हर एक दल की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। दूसरे चरण के लिए कल 88 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें राहुल गांधी की वायनाड से भी परीक्षा होगी, क्योंकि केरल की सभी सीटों पर होना है मतदान। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अगले तीसरे और चौथे अलग अलग हिस्सों के लिए जब चुनाव प्रचार करने बड़े बड़े नेता निकल रहे हैं, तो कोई आरक्षण के मुद्दे पर सामने वाले पर प्रहार कर रहा है, तो कोई जाति धर्म का आड़ लेकर वार कर रहा है। इन सब के बीच जनता के मन में क्या है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इन सब के बीच बीते 3-4 दिनों में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और ओबीसी कोटे में किस तरह से मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया, इस मुद्दे को उठाकर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप बीजेपी की ओर से लगातार कांग्रेस पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। उसके घोषणा पत्र का हवाला दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में कांग्रेस ने किया है, आप उनका घोषणा पत्र पढ़ लीजिए कि जिन बातों का जिक्र है उसे पूरे देश में लागू करने का फॉर्मूला अख्तियार करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की ओर से पलटवार किया जा रहा है। राहुल गांधी बता रहे हैं उनका घोषणा पत्र बेहद क्रांतिकारी है, लेकिन इन सब के बीच बार बार जातिगत जनगणना की भी बात उनकी ओर से कही जा रही है। आपको बताते चले कर्नाटक में मुस्लिमों को 23% कोटे में जो 4% आरक्षण मिला हुआ था, उसमें वोकालिगा और लिंगायत समुदाय को 4% आरक्षण दे दिया गया था मुस्लिम कोटे वाला, जिसको लेकर अदालत की दहलीज तक पूरा मामला पहुंचा था। बोम्मई सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया था। हालांकि वहां पर जब सरकार पलटती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो फिर वो आरक्षण उनको वापस मिल जाता है। बीजेपी बार बार इसी मुद्दे का जिक्र कर रही है देश के बाकी हिस्सों में। अब बड़ा सवाल यह है कि आरक्षण की सियासत को लेकर किसको मिलेगा सियासी फायदा। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से अख्तियार की जा रही है, अपनाई जा रही है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, और जाति धर्म के मुद्दे को उठाकर क्या वास्तव में चुनाव में मिलेंगे वोट। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले आज इस मुद्दे को लेकर दिन भर देश का सियासी तापमान किस तरह से गर्म रहा, उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। जाति धर्म की चुनावी राजनीति में एक सिक्के के दो पहलुओं में एक तरफ कांग्रेस है, जिसमें राहुल गांधी देश भर में जाति गिनाकर ओबीसी को न्याय दिलाने का दम भरते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पीएम मोदी हैं, जो ओबीसी के अंदर मुस्लिम धर्म को शामिल किए जाने पर ओबीसी के हक को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। मुद्दा ये है कि कांग्रेस को मुस्लिम परस्त और तुष्टीकरण वाली पार्टी साबित करने के लिए पीएम मोदी दो बड़े हमले कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के हवाले से पीएम एक तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस देशवासियों की संपत्ति लेकर मुसलमानों में बांट देगी, और इसी आशंका की पुष्टि करने के लिए एक मिसाल भी गिना रहे हैं कि कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण में मुसलमान धर्म के सभी लोगों को शामिल कर लिया गया है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और इसलिए कांग्रेस ने धोखेबाजी की। खुद बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंक दिया। ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮಾನರಿಗೆ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು। यूं तो कर्नाटक में अभी कुछ नया नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी सीजन में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के एक बयान पर घमासान मचा है। दरअसल कर्नाटक के सरकारी कॉलेजों में पीजी की कुल 930 सीटों में ओबीसी कोटे की 150 सीटें मुस्लिमों को दे दी गईं। कहा गया कि मुस्लिमों को 4% आरक्षण है, लेकिन 150 सीटें 16% से ज्यादा थी। इसी का विन्यास शुरू हुआ तो पता चला कि कर्नाटक में मुस्लिम धर्म को ही ओबीसी कोटे में शामिल किया जा चुका है। बताइए कि कैटेगरी 2B में टोटल मुस्लिमों को ओबीसी में माना ले लिया गया है, वो भी 2002 में लिया है। Why did they wake up after 30 years long? That means, and that too during the peak of the election. आपने कल कांग्रेस की कर्नाटक की गवर्नमेंट के उसको देखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हम मुसलमानों को 32% आरक्षण देंगे। वो हमारे न्याय पत्र को खूब पब्लिसिटी दे रहे हैं, हालांकि ये गलत पब्लिसिटी है, झूठ पर आधारित प्रचार है। पीएम मोदी बार बार कांग्रेस के न्याय पत्र में लिखी गई बातों का ही हवाला देकर कांग्रेस के ऊपर धर्म के नाम पर आरक्षण देने और तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि कर्नाटक, केरल, आंध्र की तरह कांग्रेस पूरे देश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देगी।
कर्नाटक में 30 साल पहले ही जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी आयोग के मुताबिक मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ था और अब उसका हिसाब यह है कि कर्नाटक में ओबीसी कुल 5 कैटेगरी 1, 2A, 2B, 3A और 3B में 32% आरक्षण है। इस कैटेगरी में 1 में 391 जातियां और उपजातियां हैं, जिनमें मुसलमानों की भी 17 जातियां हैं। इस कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलता है। कैटेगरी 2A में 393 जातियां और उपजातियां हैं और इनमें मुसलमानों की 19 जातियां हैं। इस कैटेगरी में शामिल जातियों को 15% आरक्षण दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी 2B बनाई गई है और इसमें मुस्लिम धर्म को ही शामिल कर दिया गया है। इसमें 4% आरक्षण मिलता है। बाकी बची 3A कैटेगरी में 4% और 3B में 5% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से कर्नाटक में कुल 883 जातियों और उपजातियों को ओबीसी में 32% आरक्षण मिलता है। सवाल 2B श्रेणी वाले इसी हिस्से को लेकर उठ रहा है कि जब कैटेगरी 1 में 17 और 2A में 19 कुल 36 मुस्लिमों की पिछड़ी जातियों को 19% आरक्षण मिल रहा है, तो कैटेगरी 2B में मुस्लिम धर्म को 4% ओबीसी कोटा क्यों दिया जा रहा है? दरअसल ये वही 4% कोटा है जिसे बोम्मई सरकार ने खत्म करके लिंगायतों और वोक्कालिगा में बांट दिया था। उसे फिर कांग्रेस सरकार ने खत्म करके मुस्लिमों को दे दिया है। स्थिति यह है कि राज्य की 12.92% आबादी वाले मुसलमानों को ओबीसी के 32% में से कैटेगरी 1 में 4%, कैटेगरी 2A में 15% और कैटेगरी 2B में 4% मिलाकर कुल 23% का आरक्षण मिल रहा है। बीजेपी इसे ही धर्म के आधार पर तुष्टीकरण के लिए आरक्षण बताकर चुनावी हमले कर रही है और ओबीसी दलित वर्ग का भी सवाल उठ रहा है कि उनके कोटे में उच्च जाति के मुसलमानों को आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। मुस्लिमों पर आरक्षण और जाति धर्म का मुद्दा उठाकर चुनावी हथियार इसको बनाकर कौन सियासी फायदा लेने की जुगत में लगा हुआ है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर नवल किशोर जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के साथ हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब निजेश अवस्थी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ हैं आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, राहुल गांधी की ओर से कहा जा रहा है कि 400 पार का नारा बीजेपी की ओर से इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो आरक्षण को खत्म कर सके, और कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि कर्नाटक में मुस्लिमों के आरक्षण का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए बीजेपी उठा रही है, इससे उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस पर क्या है जवाब, गौरव जी आप? चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि पहले फेज की पोलिंग के बाद भारत ने दिखा दिया है कि वो पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है और एनडीए की 400 प्लस सीटें आ रही हैं। और इसीलिए अगर आप बौखलाहट देखें तो आज के ही बयान अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के क्या आ रहे हैं। खड़गे जी प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द कह रहे हैं, उन्हें तानाशाह बता रहे हैं, कह रहे हैं कि संस्थाओं को कमजोर किया। अरे काला अध्याय अगर हमारे देश में कभी आया आजादी के बाद, वो तो आपातकाल इंदिरा गांधी के समय में आया था। और देखिए, मैं एक बात और बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ी बात उठाई है कि ये लोग प्यार करते हैं रोहिंग्या से, जो कि नागरिक भी नहीं है भारत के, और देश के बहुसंख्यकों से इन्हें नफरत है। और ये मैं नहीं कहता, चित्रा जी, इनका मैनिफेस्टो देखिए आप, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। मतलब बहुसंख्यक कौन है देश में? हिंदू है। इतिहास गवाह है, इन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी तक बताया है। और रोहिंग्या वापस न चले जाएं, इसके लिए इन्हें नफरत हो जाती है। सीएए से, एनआरसी से इन्हें नफरत है। हिंदू अगर प्रताड़ित हो रहा है वो भारत नहीं आ सकता, लेकिन रोहिंग्या आ सकता है क्योंकि इनका वोट बैंक है। और मैं इतना ही कहूंगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। क्यों? राहुल गांधी को संविधान पढ़ना चाहिए। अब उनकी उम्र बताया जाता है 53 साल है। 53 साल में हम लोग अपरिपक्व बालक कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत संवैधानिक जानकारी देता हूं दर्शकों के लिए भी। धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं हो सकता है, ये बात कही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी, और जितने उस वक्त बड़े नेता थे। आप मुझे बताइए चित्रा जी, क्यों फिर ये राग अलापते हैं कि मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे? और छीनेंगे किसका?
छीनेंगे ओबीसी का, एससी एसटी का। और मैं आपको एक बात और बताऊं, आज की डिबेट में आपने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को जरूर बुलाया होगा, लेकिन वो डर के नहीं आए, क्योंकि हिंदुओं को वो ठगना चाहते हैं, उनको पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए इस तरह की जब चर्चा होगी, संवैधानिक चर्चा, जहां पे आपको सही बात कहनी होगी, वो नहीं आएंगे, वो चर्चा से गायब हो जाएंगे। कृपया दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, उनको आज बुलाया था या नहीं बुलाया था? ठीक है, हमारे साथ विपक्ष के और भी चेहरे इस वक्त मौजूद हैं जो पिछड़ों की पॉलिटिक्स करते हैं। अनुराग भदौरिया भी हैं, आरजेडी के नगर किशोर जी भी हैं, उनके पास में जाऊंगी। कांग्रेस नहीं आती है, आप भी जाते हैं गौरव भाटिया जी। ठीक है, मैं आशुतोष जी से इसका जवाब ले लेती हूं, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और कांग्रेस पार्टी की बातों में बहुत सारा इत्तेफाक भी उनकी ओर से रखा जाता है। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए, गौरव भाटिया ने जो सवाल पूछे हैं और मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, अगर मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने की बात दूसरे राज्यों के हवाले से कांग्रेस पार्टी कहेगी, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, तो बीजेपी को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया ना, वो तो इसको उठाएगी ही कि ओबीसी कोटे से आरक्षण निकालकर मुस्लिमों को देना चाहती है, तो इसको तो सियासी हथियार बना लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आशुतोष जी, देखिए चित्रा जी, कांग्रेस का सवाल तो आप कांग्रेस से पूछिए, आप मुझसे क्यों कांग्रेस का सवाल पूछ रहे? मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता तो हूं नहीं। अब जहां तक सवाल इस बात को लेकर, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत यह है कि जब जब इस देश के अंदर ओबीसी, दलित और आदिवासियों को आरक्षण देने की बात की जाती है, तब तब कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित हैं, वो इसका विरोध करती है। आखिर ओबीसी से दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण देने में क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्यों है? आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, 27% आरक्षण दिया, तो वह कौन सी पार्टी थी जिसने इसका विरोध किया था और खुल के विरोध किया था? वो ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए ना कि आज जो लोग, आज तो मैं फिर इसी सवाल को लेकर आता हूं कि इस देश के अंदर कास्ट सेंसस क्यों नहीं होनी चाहिए, कि उसका विरोध क्यों किया जाता है? सबको कहना चाहिए कास्ट सेंसस होनी चाहिए। हम जाति के आधार पर अपने घरों में शादियां करते हैं, जाति के आधार पर हम लोगों से रिश्ते बनाते हैं। तो आप अखबार उठा के देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया उठाइए, चाहे सारे अखबार, सब में मैट्रिमोनियल में जाति 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 है। जाति के आधार पर हम लोगों को इंसान नहीं मानते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, और उसके बाद जब कास्ट सेंसस की बात आएगी तो लोगों को आग लग जाती है। तो मैं तो समझ नहीं पाता हूं, क्यों ओबीसी के हक की बात करना गुनाह है क्या इस देश के अंदर? क्या दलितों के हक की बात करना गुनाह है क्या? क्या अगर कोई पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में ये कहती है कि 50% से ज्यादा की सीलिंग क्रॉस करेंगे तो ये गुनाह है क्या? तो ओबीसी, दलित और आदिवासियों की जो आबादी है इस देश के अंदर, 80% आबादी है, उनके बारे में बात होनी चाहिए। उनके वो गरीब क्यों हैं? टीवी चैनल्स में या बाकी जगहों पर उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों है? जुडिशरी में उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों है? सरकार में उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों है? पार्लियामेंट के अंदर उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों है? ये सवाल उठने चाहिए। ये सवाल बहुत दिनों से उठ रहे हैं कि टीवी चैनलों में, बाकी जगहों पर, जुडिशरी में इस तरह की भागीदारी क्यों है? आशुतोष जी, मुझे ये लगता है, ठीक है, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं आशुतोष जी, लेकिन एक वक्त पर आप भी इस देश के बड़े चैनल के संपादक रहे थे। एक सेकंड गौरव भाटिया जी, मैं आ रही हूं आपके पास। आपने भी बहुत सारे एंकर का सिलेक्शन किया था, एक वक्त पर मेरा भी रिज्यूमे आपके पास पहुंचा था, तो क्या आप जाति और धर्म देखकर उस समय एंकर की नियुक्ति करते थे? आशुतोष जी, कैसे सवाल उठाते हैं आप? आपको नहीं लगता है कि कम से कम बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिस पर सियासत को दूर रखना चाहिए? क्या नहीं? आप बताइए दर्शकों को, संपादक रहते हुए क्या आप देखते थे कि इनकी जाति कौन सी है, इनको हम रखेंगे, आप दे देते भागीदारी अगर आपको लगता है इतना अच्छा था तो? आप तो कई सालों तक संपादक रहे ना आशुतोष जी। ये तो आप अगर मैंने गलती की कोई, तो इसका मतलब ये तो नहीं चित्रा त्रिपाठी भी वो गलती करे। दिक्कत क्या है कि हमारे बीच में आज की तारीख में कोई भी ओबीसी तबके का आदमी इस डिबेट में नहीं है। जब ओबीसी तबके की पीड़ा, क्योंकि हम उनका एक्सक्लूड कर देते हैं, हम दलितों को एक्सक्लूड कर देते हैं, उनकी बात आ ही नहीं पाती। मैं तो बार बार कहता हूं, मैं तो मोहन भागवत की बात को लेकर आता हूं और उत्तर देना चाहता हूं, सवाल का जवाब देना चाहिए कि भाई मोहन भागवत ने कहा कि वो 2000 गौरव भाटिया जी उत्तर देना चाहते हैं आपकी बात। 1000 साल तक उनके साथ पशुवत व्यवहार किया गया, तो ये क्यों नहीं अंडरलाइन होना चाहिए? वो कौन लोग थे जिन्होंने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ पशुवत व्यवहार किया? वो किस तबके के लोग थे? वो किस जाति के लोग थे? क्यों नहीं अंडरलाइन होना चाहिए?
और जब इस बारे में, जब मोहन भागवत इस बारे में बात कहते हैं तो अवनिजेश अवस्थी जी को बताना चाहिए किस वर्ग के लोग थे, किस जाति के लोग थे। लेकिन पिछड़ों की हिस्सेदारी छीनकर मुसलमानों के हर वर्ग को उसमें शामिल कराना, ये भी एक बड़ा सवाल है ना। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए। अनुराग जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ नवल किशोर जी आपके भी पास। हाँ, आप इनके सवालों पर ये कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मान रहे हैं ये अपनी गलती? नहीं, हम कब कह रहे हैं कि आशुतोष जी हमेशा सही काम करते हैं? गलतियां तो इन्होंने जीवन में बहुत करी हैं, लेकिन आज मैं इनकी बात नहीं कर रहा कि ये जात पूछ के पत्रकारिता करते हैं। मैं तो राहुल गांधी की सोच को आगे बढ़ा रहा हूं। राहुल गांधी ने जो कहा, राहुल गांधी ने कहा पत्रकार कौन जात हो तुम? चित्रा जी, आपसे भी पूछा जाएगा कौन जात हो, ये नहीं कि आपकी निष्ठा कैसी है, आप मेहनत कितनी कर सकती है, ईमानदारी से पत्रकारिता कर रही हैं कि नहीं, इस पे आपत्ति है। और ओबीसी के समाज का कोई व्यक्ति नहीं आया? क्यों ओबीसी समाज हमारे भाई बहन नहीं है क्या? उनकी बात हम लोग नहीं कर सकते? ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनको रोज गाली देते हैं राहुल गांधी, खड़गे जी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने कहा मैंने प्रधानमंत्री की नरेती पकड़ ली है। उन्होंने कहा उनकी संतान नहीं है इसलिए वो परिवार के बारे में क्या जाने। राम गोपाल यादव ने आज यही बयान दिया है। तो ओबीसी प्रधानमंत्री बना तो इन लोगों को दर्द हो गई, उस पर आशुतोष जी चुप रहेंगे। मैंने संविधान की बात करी और कर्नाटका में जो कांग्रेस की सरकार ने किया था, चाहे आंध्र प्रदेश का उदाहरण प्रधानमंत्री ने दिया, जब आप धर्म के आधार पर आरक्षण देते हैं वो गैर संवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, बड़ी ही समझदारी दिखाते हुए आशुतोष जी ने वो बात गोलमोल कर दी। और मैं इतना ही कहूंगा, 2011 में जब सेंसस हुआ था तो कास्ट पूछी गई थी, लेकिन वो कास्ट पब्लिश नहीं करी गई क्योंकि पी चिदम्बरम का मानना था कि ये देश हित में नहीं है, इससे समाज और देश बटेगा। इंदिरा गांधी ने कहा कि हमें अगर जात को खत्म करना है तो हमें इसकी बात नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से राजीव गांधी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट का विरोध किया। लेकिन आज आशुतोष जी शायद गजनी हो गए, वो भूल गए ये सारे वक्तव्य। आज उनको याद आया कि ओबीसी समाज का भला होना चाहिए। और अंत करूंगा एक बात कह के, वो 28 मंत्री हैं हमारी सरकार में ओबीसी समाज से, और 10% जो आरक्षण मिलेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, उसमें मुसलमानों का भी हित होता है। इसलिए कम से कम धर्म और जात दोनों के आधार पे देश को बांटना बंद करिए। सबका साथ, सबका विकास। बिल्कुल ठीक है। आशुतोष जी, आप जल्दी से अपनी बात कह लीजिए। अनुराग जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। हाँ, मैं 8 बार मेरा नाम इन्होंने गौरव भाटिया जी ने लिया, मैंने तो एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। मुबारक हो, आप मुझको इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या, पहला सवाल का जवाब होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, हम सब उनका सम्मान करते हैं, वो कब ओबीसी बने? इस सवाल का जवाब गौरव भाटिया को देना चाहिए। दूसरा सवाल, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के अंदर 80% जो लोग हैं उनकी भागीदारी के बारे में अगर बातचीत होती है तो उस पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को बात करनी चाहिए? क्यों नहीं कहना चाहिए आगे बढ़ के कास्ट सेंसस होना चाहिए? क्या 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 मेरिट सिर्फ अपर कास्ट में है, सिर्फ सवर्णों में? मेरिट सिर्फ आशुतोष में है, मेरिट सिर्फ चित्रा त्रिपाठी में है, मेरिट सिर्फ गौरव भाटिया में है? मेरिट जो यादव हैं, जो कुशवाहा हैं, जो कुर्मी हैं, जो दलित हैं, जो उनमें मेरिट नहीं है? बाबा साहब अंबेडकर इतने बड़े हो सकते हैं तो उनके बारे में मेरिट की बात क्यों नहीं की जाती? तो आप अगर उनको हिस्सा ही नहीं देंगे, आप उनको पढ़ने का मौका ही नहीं देंगे, आप उनके कानों में जो पारा डाल देंगे, वो उनको वेद पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। कौन छीन रहा है आशुतोष जी? हिस्सा कौन छीन रहा है आशुतोष जी? हिस्सा कौन छीन रहा है? मैं तो हैरान हो रही हूँ। आप जैसा संपादक आज के डेट में आप कैसी बातें कर रहे हैं? देश को बांटने वाली बातें कर रहे हैं। आपको लग रहा है, देखिए, जातिगत जनगणना कराकर गरीबों का भला हो जाए, इससे अच्छा हो नहीं सकता है। लेकिन सर सुनिए, एक सेकंड आशुतोष जी, आप मेरी बात सुनिए। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो इस तरह की बातें कहने में, लेकिन मैं हैरान हो रही हूँ सर। आप एक वक्त पर संपादक थे, आपने न जाने कितनी नियुक्तियां की, आज आप बैठ के रोना रो रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं जाति के आधार पर अब नियुक्तियां की। मैं हैरान हो रही हूँ इस बात पर आशुतोष जी। आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि देश को जातियों में बांटने वाला बयान आप जैसे मतलब आप मुखर हैं, आप इतना पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं?
और जातिगत जनगणना से क्या भला? मुझे लग रहा है नवल किशोर जी से मैं पूछ लेती हूँ, फिर अनुराग भदौरिया आपके पास आऊंगी। नवल किशोर जी, आप बताइए ना सर, बिहार के अलग अलग हिस्सों में, मैं एक सेकंड नहीं, मैं रोक रही हूँ, जवाब देना पड़ेगा। आपने मेरे बारे में, आप ही के बारे में मैं हैरान हो रही हूँ ना। जातियों, आप कह रहे हैं कि अखबारों में छपता है कि जातियों के हिसाब से शादी करिए, भेदभाव के सर उसी को तो खत्म करना है। ये मेरी और आप जैसे लोगों की ही जिम्मेदारी है जो खत्म करे जातियों को। जाति समाज के लिए घातक है। जो गरीब लोग हैं उनको आगे बढ़ाना ये हमारा काम है। जाति के आधार पर गरीबों को नहीं देखना है आशुतोष जी, जाति के आधार पर नहीं देखना है, नहीं देखना है। चित्रा जी, आशुतोष ने नाम मेरा लिया है। मालूम नहीं है, आपको शायद मालूम है कि मैं भी एंकर रहा हूँ और मैं भी संपादक रहा हूँ। इनका नाम लेने से पहले इन्होंने मेरा नाम लिया है। सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। आपने मेरा नाम लिया तो सुनिए ना। अब आप बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान दे दिया। सवाल क्या है? जाति के आधार आज तो आपके निशाने पर ऐसा लग रहा है मैं ही हूँ, चित्रा त्रिपाठी पकड़ के बैठ गया आशुतोष जी। लेकिन जैसे ही आप ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के बारे में बातचीत करना शुरू करेंगे, वैसे ही सवर्णों के अंदर आग लग जाती है और वो कहने लगते हैं आप जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। ये कौन सा न्याय? क्या बात है आशुतोष जी, ये कौन सा न्याय है? आपकी भी तो जाति तब निकल कर। सर, मैंने तो आशुतोष को हमेशा आशुतोष जाना। जब आप चांदनी चौक से चुनावी मैदान में उतरे तब पता चला भैया आशुतोष गुप्ता है, तो छोड़ दीजिए सर। राजनीति इस देश के लिए इस तरह की स्थिति पैदा कर सकती है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक करने के लिए मुझे नहीं लगता है इसमें। अब निजेश अवस्थी जी मैं आ जाती हूँ। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से। अनुराग भदौरिया जी सीधे आपके पास आते हुए मैं आ रही हूँ। अपनी मेरा नाम लिया आशुतोष ने। अनुराग भदौरिया, आशुतोष ने मेरा नाम लिया। आशुतोष जी, आपको मैं बता दूं, ठीक है, मैं आ रही हूँ। चित्रा जी, आशुतोष, चित्रा जी, चित्रा जी, मैं बोल रहा हूँ। अनुराग भदौरिया को बोलने देते हैं, किसको बोलना है? चित्रा जी, नाम मेरा लेंगे, क्या हो रहा है? जवाब कोई और देगा, बता दीजिए। अरे चित्रा जी, समझ में नहीं आ रहा है। आप भूल जा रहे हैं। चित्रा जी, किसको बोलना है बता दीजिए ना। कुछ नहीं, सब बोलूंगा तो फिर अनुराग भदौरिया जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। नवल किशोर जी भी हैं, आ रही हूँ अपने जी। एक बार अनुराग भदौरिया की बात हो जाए प्लीज, प्लीज। उनका सिग्नल गया। अनुराग भदौरिया जी का सिग्नल आउट हो गया है। नवल किशोर जी, आप अपनी, अनुराग जी नाराज चित्रा जी, इन्होंने आशुतोष ने मेरा नाम लिया। नवल किशोर जी आपके पास आते हुए अब देश से जाना। अपनी जैसी में आ रही हूँ। एक बार वो पार्टी के प्रवक्ता हैं नवल किशोर जी आरजेडी के, मैं उनसे सवाल ले लेती हूँ। नवल किशोर जी सीधे आपके पास आते हुए अब देश को ये बताइए कि जातिगत जनगणना कराने के बाद बिहार में वो कौन सा कमाल हो गया जिसको पूरे देश में लागू किए जाने की जरूरत है? 3 बड़े पॉइंट क्या गिनाना चाहेंगे नवल किशोर जी आप? देखिए चित्रा जी, अगर आरक्षण को आप गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मानते हैं तब तो ये आपकी समझ है, लेकिन आरक्षण का जो मुख्य अर्थ है या तात्पर्य है या वो जो समझ बनती है पूरे देश में कि जो लोग सदियों से वंचित रहे हैं, अवसर से मुक्त रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश है। ये 27% आरक्षण से 80% का फायदा अगर आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये जरूर मिलेगा कि जिन जगहों पे मुख्य निर्णय लिए जाते हैं वहां पर उनकी उपस्थिति बनी है और उससे देश के सामाजिक समीकरण में परिवर्तन हुआ है। लोगों में हौसला आए हैं, आवाज आए हैं और उस तरह की जो गैर बराबरी थी वो थोड़ी कम हुई है। इससे कुछ लोगों को परेशानी हुई है, ये भी बात सही है। अब बीजेपी शासित राज्यों में देखेंगे तो वहां पे ओबीसी को 27% आरक्षण भी नहीं दिया गया है। आप जहां तक जातीय जनगणना की बात कर रही हैं, आप अगर देखेंगे तो SC ST का जो आरक्षण है उनकी गिनती हुई और उसके आधार पर उनको दिया गया 15 और 7.5% और लगातार उनकी गिनती होती रही है। महिलाओं की भी गिनती होती है, धार्मिक आधार पर भी गिनती होती है, केवल ओबीसी पे नहीं हुआ। और ओबीसी के विषय में मंडल कमीशन और काका कालेलकर कमेटी और मुंगेरी लाल कमेटी ने यह रिपोर्ट में कहा कि अगर गिनती हुई होती तो हमें अनुमोदन करने में, अनुशंसा करने में आसानी होती, क्योंकि गिनती होगी तभी तो बता पाएंगे कि संख्या कितना है और इनके लिए अगर कोई विशेष प्रावधान करनी है तो कितना % किया जा सकता है। ये एकदम तार्किक बात है और समझ से परे नहीं है। लेकिन जब यह आरक्षण की बात की जाती है और कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में मुंगेरी लाल के आयोग के रिपोर्ट के आधार पे जिसको सवर्ण मानसिकता के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहते हैं, उसको जब उन्होंने 77 में लागू किया तो उन लोगों ने सदन के पटल पे गाली दिया
और ये रिकॉर्ड पे है, जनसंघी और आरएसएस के लोग गाली दिए। 1990 में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया तो सरकार को गिराकर कमंडल यात्रा निकला, ये भी आपको मालूम है। 2010-11 में जब गोपीनाथ मुंडे भाजपा में रहते हुए ये बात सदन के पटल पे कहते हैं कि अगर गिनती नहीं हुई ओबीसी की तो अगले 10 साल तक इनके साथ और अन्याय होगा। क्या कारण है कि भाजपा 2019-20 आते आते तक यूटर्न लेती है और कहती है कि जातीय जनगणना से जातिवाद आएगा। आप ये बताइए, जिस गांव में मैं रहता हूँ उस गांव में सभी जाति के रहते हैं, जातिगत जनगणना हो गया है बिहार में, किस जाति का है जातिगत जनगणना बिहार में हो गया है। 3 बड़ी उपलब्धियां पूछनी सर, जनगणना अच्छी बात है और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं स्वीकार करती हूँ इस बात को कि सामाजिक रूप से भेदभाव जिनसे होता है उनके खिलाफ भेदभाव बंद होना चाहिए, उनके खिलाफ भेदभाव बंद होना चाहिए। हम सब साथ खड़े हैं इस मामले में, देश को आगे लेकर जाना है, समाज को आगे लेकर जाना है, भेदभाव नहीं करना है। लेकिन 70 सालों से आरक्षण का लाभ सिर्फ एक विशेष बड़े वर्ग की ओर से लिया जाता रहा और आज भी गरीब अगर गरीब बना हुआ है तो ये चेक करने की जरूरत है कि वो कौन से परिवार के लोग हैं जिनको आरक्षण का ज्यादा लाभ मिल रहा है और बाकी जो गरीब जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित समाज है, वो पीछे रह जा रहा है, वो पीछे रह जा रहा है आरक्षण का लाभ लेकर। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। अनुराग भदौरिया जी आ चुके हैं, वो बहुत देर से बोलना चाह रहे थे, उनकी बात नहीं हो पाई थी। राहुल जी मैं फौरन आ रही हूँ, अभी आधे पौन घंटे का डिबेट है। अनुराग भदौरिया जी की एक टिप्पणी ले लेती हूँ। देखिए चित्रा जी, एक चीज मान के चलिए, जब हम लोग बाहर से बातें करना शोभा नहीं देता है। अनुराग जी की आप ही की जुबान वो भी बोलेंगे, दोनों समाजवादी नेता हैं, अनुराग जी को मौका दे देते हैं, आप ही की तरह बोलेंगे। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है जब हम लोग बाहर से डिबेट करते हैं तो जल्दी जल्दी उनको मौका दे देना चाहिए, जो लोग बाहर से कर रहे होते हैं खेत से बैठ के, वो डिबेट अच्छी हो जाती है। पर्सनल झगड़ा तो बाद में भी होता रहेगा। सवाल ये है कि मैंने आपसे बोला कि पहले तो प्रधानमंत्री देश के कहते थे युवा, महिला, गरीब, ये 4 जातियां गिनाते थे। अचानक बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी से आते हैं, ओबीसी का लोग अपमान कर रहे हैं। पहले ये तो तय कर लीजिए ना कि आप जाति जनगणना पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, या आप युवा, महिला, किसान और गरीब 4 जातियों से फिर अपने हिसाब से जातियां बदलते भी रहते हैं। जैसी बीजेपी को जब लगता है राजनीतिक फायदा जब जो लेना होता है उसके हिसाब से अपना मनगढ़ंत कहानी गढ़ लेती है। कभी ओबीसी बन जाएगी, कभी बोलेगा नहीं जातियां होनी नहीं चाहिए, जनगणना होनी नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं जाति जनगणना करवा लीजिए, पता चल जाएगा किसकी कितनी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, और पता चल जाएगा किसकी आर्थिक स्थिति भी कितनी है। लेकिन आप जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, लेकिन वोट जाति पे मांगना चाहते हैं, ये कैसे होगा? जरा चित्रा जी बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज हो गई है। अब उसको लगता है जब सत्ता, उसको लगता है विकास के नाम पे सत्ता नहीं मिल रही है तो नफरत की राजनीति करती है। जब देखती है कि उसको समाज के अंदर में कोई वर्ग उसको वोट नहीं देना चाहता है तो वो जातियों की बात करने लगती है। जब ये देखता है कि सारी जातियां एक हो रही हैं तब वो कहने लगता है नहीं है, हमारी 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला, तब उसमें चली जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है, पहले ये बता दें। भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है, नियत क्या है? जातियां चाहती है कि नहीं चाहती है? क्या वो गरीबों की मदद करना चाहती है, नहीं करना चाहती? अगर कोई पिछड़ा वर्ग से लोग आ रहे हैं जो दलित है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उनको आगे लाने की, उनको मेन स्ट्रीम में या उनको सामाजिक न्याय मिले? ये नहीं होना चाहिए क्या? क्या इसमें दिक्कत है? आज भी आप जाइए गांव के अंदर, हम तो गांव में बैठे हैं ना, जिस जगह बैठे हैं आज भी सामाजिक न्याय की दिक्कत है। और जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिम्मेदारी हमारी आपकी होती है कि सामाजिक न्याय हो। जो समाज में पिछड़े हैं उनको आगे कैसे लाया जाए, कैसे मेन धारा में हमारी स्ट्रीम में शामिल हो। दिक्कत यह है कि जब देश का 1% जो हमारी 1% लोग हैं उन पे देश की संपत्ति 40% है, तो ये दिक्कत है। जब 40% 1% लोगों पे हो जाएगी तो फिर सामाजिक न्याय भी नहीं होगा और सामाजिक समता भी नहीं होगी, और सामाजिक समता तभी आ पाएगी जब ठीक है। लेकिन जल्दी से एक 2 लाइन में छोटा सा रिएक्शन, गौरव भाटिया जी आप सबका जवाब एक साथ दीजिएगा। अब निजेश अवस्थी जी को भी कुछ बोलना है, 2 लाइन में जल्दी से। अनुराग भदौरिया जी, इसीलिए आप लोगों पर पलटवार करते हुए सवाल पूछा जा रहा है कि गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की भागीदारी को अगर बढ़ाना है तो वो जो कांटे की टक्कर वाली 5 सीटें हैं उसको समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार में ही क्यों रख लिया? ये सवाल आपसे पलट कर पूछा जा रहा है कि कमजोर सीटों पर दूसरों को उतार दिया, जो मजबूत सीट है उस पर से समाजवादी पार्टी के मुखिया के परिवार के लोग ही हैं। हाँ बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। सवाल ये है कि जो कैंडिडेट जीतेगा, जनता जिसकी मांग करेगी वही तो होगा ना। पिछली बार भी हम 80 सीटों पे लड़े थे और उसके बाद हमारी 5 सीटें जीती थी, 5 सीटें तो वही जीते थे जिनको जनता चुनती है। तो जनता जिसकी मांग करेगी, चाहे वो किसी परिवार से आए, लेकिन जनता मांगेगी तो उसी वही लड़ेगा ना। यहाँ तो भागीदारी की बात हो रही है ना अनुराग भदौरिया जी, आप ही भागीदारी की बात कर रहे हैं, आप ही तो भागीदारी की बात कर रहे हैं।
जब भागीदारी की बात है तो 5 जीती हुई सीटें जिसको आप खुद ही गिना रहे हैं, वहां पर भागीदारी दीजिए। फिर पिछड़ों को, दलितों को किसने रोका? यही तो सवाल है ना कि जब हम दूसरों पर क्वेश्चन करते हैं तो एक उंगली होती है, लेकिन 3 उंगलियां हमारे ऊपर भी इशारा करती हैं। लेकिन आपने बड़ा सवाल उठाया है। अवनीश अवस्थी जी, गौरव भाटिया जी होंगे। अवनीश अवस्थी जी बहुत देर से, क्योंकि आशुतोष जी ने सबसे पहले उनको लेकर सवाल पूछे थे। वही चुनाव लड़ता है जो चुनाव को जनता जिसको पसंद करती है। हमारे आपके सर्टिफिकेट देने से नहीं होता, जनता जिसको सर्टिफिकेट देती है। चित्रा जी मैं बोल लूं, अभी तो भागीदारी की बात हो रही थी, अभी तो भागीदारी की बात। अवनीश अवस्थी जी बोलिए। अवनीश अवस्थी जी चित्रा जी बार-बार ओबीसी के मुद्दे पर घेर रहे हैं। चित्रा जी जो सवाल उठे हैं उनका जवाब मैं देता हूँ। 27 मिनट हो चुके हैं और लगभग 7-8 मिनट और बचे होंगे डिबेट में। क्योंकि आशुतोष जी ने नाम मेरा लिया था और आशुतोष जी ने जो बात किया उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं आशुतोष जी को बता दूं कि ये मंडल कमीशन के विरुद्ध दिल्ली में राजीव गोस्वामी नाम के व्यक्ति जिसने आत्मदाह की कोशिश की, जो बाद में एनएसयूआई के टिकट पर डूसू का इलेक्शन लड़ा, से लेकर के राजीव गांधी के संसद में भाषण तक मंडल कमीशन का विरोध खुलेआम सड़कों से लेकर संसद तक, दिल्ली विश्वविद्यालय के क्रांति चौक से लेकर के वहां तक पूरी तरह से स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने किया था। आशुतोष जी आप कहते हैं कि देखो जातिवादी में वो हम विवाह हो, बाकी सब चीजें उसमें जातिवादी देख लेते हैं, लेकिन आपने नहीं बताया कि चुनाव के समय भी जाति बहुत जरूरी होती है। और इसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण या सबसे ज्वलंत उदाहरण तो आप खुद हैं कि आप चुनाव से पहले एक बार आप चुनाव लड़े, चुनाव से पहले आप आशुतोष थे, चुनाव के बाद आप आशुतोष रह गए, चुनाव के समय कुछ आपकी जाति थी, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि चुनाव के समय बहुत जाति की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है? आशुतोष जी आप कह रहे हैं कि 80% की बात क्यों नहीं करते? जब 80% की बात करते हैं तो आप कहते हैं ये 80-20 वाले आ गए। योगी जी ने 80-20 ही तो कहा था, 80-20 की बात कही थी, तो 80-20 पर आपको आपत्ति थी। बात बड़ी साफ सी है, कर्नाटक में जातिगत जनगणना हो चुकी है, उसके आंकड़े नहीं आए क्योंकि आंकड़े हैं 12.12% मुसलमान और आरक्षण दिया गया कितना 22-23%। ये दिक्कत आ रही है। सारे ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया, ओबीसी की सारी सीटों पर सिर्फ एक धर्म के लोगों का अब कब्जा होने वाला है देश में। ये इस मैनिफेस्टो की कांग्रेस के छुपे हुए, हंसने की बात आप हंस लीजिए ना, क्योंकि चित्रा जी ने कह दिया कि कांग्रेस का पक्ष आप रखे हैं, तो आप आज कांग्रेस का पक्ष रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा। और नहीं भी बोलेंगे आप कह रहे कानों में सीसा, पता नहीं कौन से समय की बात कर रहे हैं आप। मुझे हैरत हो रही है कि आप जाति का इतना विरोधी होने के बावजूद आपने पहले और बाद में कभी नहीं लिखा। लेकिन बात बड़ी साफ सी है कि अगर 4% मुसलमानों को आरक्षण देकर के 22%, 23% तक दिया जाएगा तो जनता के मन में, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक यादव परिवार को छोड़ करके बाकी करोड़ों यादवों का आरक्षण तो गया अब ओबीसी से। अगर यह सरकार आ गई, आंध्र प्रदेश में 4 बार लागू करने की कोशिश की है, कोई हवाई बात नहीं है। जहां उत्तर प्रदेश में सलमान खुर्शीद ने कहा था उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से पहले कि मैं अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलेगा, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां ये अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर आरक्षण देने की बात करते हैं। और जिस तरीके से कर्नाटक में ओबीसी कोटे में जिस तरीके से दिया गया, भारतवर्ष के तमाम ओबीसी लोगों को समझ जाना चाहिए कि आगे आने वाले समय में अगर ये सरकार आ जाती है तो उनके साथ क्या होगा। उनकी तो गई, अब ना नौकरी ना शिक्षा, कहीं ओबीसी नहीं मिलेगा किसी को, ना यादवों को ना बाकी ओबीसीयों को, कुर्मी कहार को। अनुराग भदौरिया हाथ उठा रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद गौरव भाटिया जी फौरन आपके पास आ रही हूँ, मुझे पता है आपको सबका जवाब देना है। 2 लाइन में जल्दी से अनुराग भदौरिया। गलत है। देखिए कमाल की बात है और सारे दर्शक देख रहे हैं। मैं आ रही हूँ गौरव भाटिया जी, मैं आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ, क्योंकि अपनी देश ने आप ही लोगों का पक्ष रखा है, इस वजह से उसे जवाब देना जरूरी है। अवस्थी जी भी आपकी तरफ से बोलते हैं, अवस्थी जी को हटाना चाहते हैं क्या? अवस्थी जी तो आपकी बैटिंग कर रहे हैं और आप अवस्थी जी पे नाराज है। बताइए अवस्थी जी आप, अरे मेरी चिंता मत करो भाई, अवस्थी जी आप मेरी चिंता ना करो भाई, सुन लीजिए, अपनी चिंता करो। आप कन्नौज की अवस्थी जी आपको निकाल देना। 1 सेकंड, मुझे लग रहा है ना यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने की बजाय, 1 सेकंड सर, सबका ऑडियो डाउन कीजिए, सबका ऑडियो डाउन कीजिए। सर देखिए, आज तक के, 1 सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। हमारे आज तक के दर्शकों का वक्त बहुत कीमती है और सबको बराबरी का मौका मिलता है। मैं भी पटना में बैठी हुई हूँ, ये ठीक नहीं है। एक एक करके अपनी अपनी बात कहेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी प्लीज नहीं करेंगे। गौरव भाटिया जी, आप बहुत देर से जवाब देना चाहते थे आरजेडी और समाजवादी पार्टी का, आप जवाब दे लें, उसके बाद मैं आ रही हूँ बाकी लोगों के पास। गौरव भाटिया जी, वो बार बार ओबीसी के मुद्दे पर आपको घेर रहे हैं। मैं आपका पहले तो धन्यवाद करता हूं और मेरा एक विनम्र निवेदन है जिससे कि आज तक की साख भी बची रहे
और निष्पक्षता केवल हो नहीं, दिखाई भी दे। आप हमेशा 2 पैनलिस्ट ऐसे बुलाया करिए जो भाजपा की बात करे या सरकार के पक्ष के हो, और 2 पैनलिस्ट ऐसे बुलाया करिए जो हमसे प्रश्न पूछे। ये 3:2, 4:2 क्या है? मैं समझता हूं कि ये अपने आप में कहीं ऐसा एक उदाहरण पेश करता है कि बराबर समय नहीं दिया जा रहा। निष्पक्षता दर्शक तय करते हैं, जैसे वोट किसको देना है वो दर्शक तय करते हैं, वैसे ही चैनल की निष्पक्षता आम जनता को तय करने दीजिए सर। राजनेता बैठकर चैनल की निष्पक्षता तय नहीं करेंगे तो ही अच्छा है, मुझे लगता है। प्लीज गौरव भाटिया जी, अच्छा नहीं लगता है मीडिया के ऊपर कोई भी राजनेता सवाल खड़ा करे। आप अपनी बात कीजिए, वो अपनी बात चित्रा जी, मैं बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि आपने ये बात बोली तो मैं भी अपनी बात बोलूंगा, ये मेरा अधिकार है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि हमारी सीटें 303 है इसलिए हमें ज्यादा समय दीजिए। मैंने आपसे ये कहा बराबर के पैनलिस्ट बैठाया करिए। 3 अगर पक्ष के हैं तो 3 विपक्ष के, 2 पक्ष के हैं तो 2 विपक्ष के। क्या गलत बात कह दी भाई? क्या ये जनता नहीं देख रही? और मैं इस पे और समय नष्ट नहीं करूंगा, ये मेरा सुझाव है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, आज तक भी देगा। अब मैं उत्तर देता हूं। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है ओबीसी के लिए, मैं वो बताऊं, ऐतिहासिक है। 28 मंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद में ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नीट की परीक्षा होती है, इसमें ओबीसी समाज का 27% का आरक्षण हो, यह हमने किया है। और 30% एमपी जो है ओबीसी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। अब मैं सवाल पूछता हूं, अब मैं अपनी बात कर लूं, शांत कराइए। सबसे पहला सवाल, 2 परिवारवादी पार्टियां यहां हैं, जब से ये बनी है आज तक कभी इन्होंने यादव परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष बनाया है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 2011 में जो सेंसस हुआ कास्ट का, अब जनता चुन रही है अखिलेश यादव को, तो चित्रा जी ये गलत बात है। अब आप इनको चुप नहीं कराएंगे, ये तरीका ठीक है। अपनी बात पूरी करना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी प्लीज अपनी बारी में बोलेंगे, सब अपनी बारी में बोलेंगे प्लीज। ये तरीका ठीक नहीं है अनुराग जी, जब आप बोलते हैं कोई दूसरा आपके बीच में नहीं बोलता है। प्लीज प्लीज अनुराग जी, आपको मौका मिलेगा, आप उनका टाइम मत लीजिए प्लीज। अनुराग भदौरिया के साथ मिलकर अनुराग जी देखिए, पिछली बार इसी तरह से लगातार आप बोलते रहे थे, आपका ऑडियो डाउन कर दिया, जिसके बाद आप नाराज हो गए थे। आपने अपने दल को अपने साथ रखा हुआ है। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, मिस्टर अनुराग भदौरिया, ये तरीका ठीक नहीं है। आप स्काइप पर हैं, आपकी आवाज वैसे भी नहीं आएगी। गौरव भाटिया बोलेंगे बात नहीं बोलोगे, जो आपने काम किया है तो बोलोगे ना, काम किया ही नहीं है तो परिवारवाद पे हमला करना भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में। हम अनुराग भदौरिया जी का ऑडियो डाउन कर सकते हैं? अनुराग भदौरिया जी का क्या ऑडियो डाउन कर सकते हैं? अनुराग जी, ये तरीका ठीक नहीं है। कोई भी आपके बीच में नहीं बोलता है, लेकिन दूसरों के बीच में आप जरूर बोलना शुरू कर देंगे। गौरव जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। झूठ बोलते हैं। धन्यवाद। देखिए, पहला प्रश्न, ये किसी और को क्या आगे बढ़ाएंगे, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो, चाहे वो SC ST हो। यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए दोनों पार्टियां, और ये बात करते हैं दूसरे समाज की। दूसरी बात, 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें सर्वे में कास्ट पूछी गई, उसको सार्वजनिक नहीं किया। लालू प्रसाद यादव भी हिस्सा थे उस सरकार का, और मुलायम सिंह यादव भी थे, तो क्यों नहीं सार्वजनिक किया अगर इतने बड़े हितैषी थे? तीसरी बड़ी बात है, देखिए इनके साथ क्या है, इनके लीडर है कंफ्यूज्ड, वर्कर है कंफ्यूज्ड, और अखिलेश यादव का बल्ब है फ्यूज्ड। आज इन्होंने दिखा दिया कि कितने डरे हुए अखिलेश यादव कन्नौज से अपना नामांकन भरते हैं। सारे के सारे जितने प्रत्याशी इन्होंने दिए हैं सब बदलते जा रहे हैं इस डर से कि इस बार कहीं ऐसा ना हो कि 2 सीटें ना आए। इस जनरेटर को चुप करवाइए, फिर से जनरेटर फिर बज रहा है, चुप कराइए इसको। बदतमीज आदमी है ये, बहुत बदतमीज आदमी है ये, इसको चुप कराइए। चित्रा जी ने चुप कराइए, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। जवाब क्या दे रहे हो? चुप कराइए। अरे परिवारवाद के ऊपर एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अनुराग भदौरिया जी, ये तरीका ठीक नहीं है। किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी, उनकी बात खत्म हो जाए। मैं आ रही हूँ ना अनुराग भदौरिया जी, इतनी अधीरता ठीक नहीं है, इतनी अधीरता ठीक है। आपका जब पक्ष आएगा तो उसमें आप जवाब दे दीजिएगा। अनुराग जी प्लीज, ऐसे आप हाईजैक नहीं कर सकते ना पूरे डिबेट को। मैंने आपको ऑडियो कम करा दिया था, लेकिन इसका मतलब करते ही नहीं है। अनुराग भदौरिया जी की लगातार आप बोलते रहेंगे।
भैया जब आपका मौका मिलेगा तब आप बोलिएगा, ये तरीका ठीक नहीं है ना अनुराग जी। रोज रोज आप ऐसा नहीं कर सकते अनुराग जी। समाजवादी पार्टी का कोई दूसरा प्रवक्ता इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। समाजवादी पार्टी का कोई भी दूसरा प्रवक्ता अनुराग भट्टाचार्य जी इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। आपको लगातार मना करो, लेकिन आप खेलिए। अगर व्यक्तिगत हमला होगा तो सारे प्रवक्ता ऐसे ही बोलेंगे। गौरव जी अपनी बात 2 लाइन में जल्दी से पूरी कीजिए। नवल किशोर जी पूरी करना चाहूंगा चित्रा जी। नवल किशोर जी जल्दी से गौरव भाटिया जी, हाँ बोलिए। हाँ धन्यवाद। देखिए आज सवाल ये होना चाहिए, राहुल गांधी ने हमेशा देश को बांटने का प्रयास किया है, क्षेत्रीय आधार पे, धर्म के आधार पे और जात के आधार पे। एक्सरे कराने की बात करते हैं, मैं आपसे बताता हूं, लाइव एक्सरे करिए अभी, और बिंग के जो वेब ब्राउजर है डालिए, रॉबर्ट वाड्रा की कितनी है संपत्ति, 17,500 करोड़। एक्सरे करके 17,500 करोड़ कब बांटेंगे लोगों में, कैसे कमाई उन्होंने, ये नहीं बताएंगे। क्या ये सत्य नहीं है कि तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं, बहुसंख्यकवाद से ये देश नहीं चलेगा। मैं पुनः कहता हूं, अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताओगे और हिंदुओं को आतंकवादी बताओगे, ये क्या दर्शाता है? ये इनका डर दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी इन सारे भ्रष्टाचारियों पे भारी पड़ रही है और इसीलिए ये तोड़ने की राजनीति कर रहे। जनता इनका गुरूर तोड़ेगी और दिखा देगी कि इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। ठीक है, धन्यवाद। नवल किशोर जी। जी देखिए, अगर एक पीढ़ी समाजवादी पार्टी में अपना हिसाब किताब देखा हो और दूसरा पीढ़ी भाजपा से कुछ चाहता हो तो उसकी मजबूरी है, समय समय पे अपना विचार बदलते रहते हैं। हम लोग विचार नहीं बदलते हैं और नहीं हमने जाति लाई है। जाति किसने लाई है और जाति से किसको फायदा हुआ, वो पीढ़ियां पूरा इतिहास में दर्ज है। पीढ़ियों से कौन सा फायदा उठाया है सबको मालूम है। यहाँ पर आपने सवाल पूछा, सवाल क्यों बनाया? अरे गोबर दिमाग में होगा तो समझ में क्या आएगा आपको? रायता बनाएंगे। प्लीज ये क्या भाषा है? प्लीज आप मुद्दे पर रहिए भाई, मुद्दे पर रहिए। ये क्या भाषा है? ये किस तरह की भाषा? नवल किशोर जी मुद्दे पर रहते हैं ना। क्या कर्नाटक वाला फॉर्मूला बाकी जगहों पर भी लागू होगा ओबीसी में मुस्लिमों को आरक्षण देने का? नवल किशोर जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। समय नहीं है सर, प्लीज। नहीं आपने बिहार में आपने पूछा कि बिहार में जातीय जनगणना से क्या फायदा हुआ? जातीय जनगणना से आबादी की जानकारी मिली, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय हुआ, 75% तक बढ़ाया गया, 50% का कोटा टूटा, वहां पे ये फायदा हुआ। 90 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया, जिसमें माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। अगर जातिगत जनगणना से ही लोगों का भला हो जाता तो 1931 के बाद जातिगत जनगणना अगर हुई भी तो उसके आंकड़े रिलीज क्यों नहीं किए गए? ये भी सोचने की बात है। और अगर गरीबों का किसी भी चीज से जिससे भी भला हो, जिससे दलितों का, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं उनका भला हो, वो काम तत्काल किए जाने की जरूरत है, सरकार किसी की भी हो। लेकिन राजनीति अगर दलितों के नाम पर, ओबीसी के नाम पर चमकाने की कोशिश की जाएगी तो जनता जनार्दन इस बात को देख और समझ रही है, वो इसका जवाब यकीनन चुनाव में देगी। पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमानों को आपने सुन लिया है, देख लिया है। फैसला आपको करना है। कल 88 सीटों पर होगा मतदान। सुबह 6 बजे से लगातार बड़ी कवरेज आप देखने वाले हैं मेरे साथ लगातार आज तक पर। अभी के लिए दंगल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।